नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रेनेसां के बारे में। रेनेसां जिसे हिंदी में हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, ये यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और ऐसा माना जाता है कि रेनेसां ही वो दौर था, रेनेसां ही वो इम्पोर्टेंट मोमेंट था जिसने मध्यकाल को आधुनिक काल के साथ जोड़ा। और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि मध्यकाल से आप जब आधुनिक काल में एंट्री लेते हैं तो उसके बीच में रेनेसां आता है। तो बेसिकली ये युग परिवर्तन वाला आंदोलन है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना चाहिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे के पूरे यूरोप पे और पूरे के पूरे विश्व पे, इसको हम समझेंगे। उससे पहले हम शब्द को समझते हैं कि रेनेसां का क्या मतलब है, और हिंदी में जब इसे हम पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं उसका क्या संदर्भ है कि कौन किस तरीके से पुनर्जागृत होता है। तो इस चीज़ों को समझते हैं। तो रेनेसां जो शब्द है, इसका अगर आप फ्रेंच में जब शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो वो रीबर्थ है। तो अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ये पुनर्जीवित आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन हम इसे पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। दोनों ही शब्दों के अर्थ के हिसाब से हम इसको समझेंगे कि किस चीज़ का पुनर्जीवन है और किस चीज़ का पुनर्जागरण है। आप ये तो नहीं कह सकते, और ये बात आप ऑब्वियसली जानते ही हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी का इनकारनेशन हुआ है, कोई व्यक्ति जो है वो पुनर्जागृत हुआ है, या मतलब कोई सो गया था वो फिर से जागा है, या फिर कोई मर गया था वो फिर से पुनर्जीवित हो गया है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे के पूरे समाज की, पूरे के पूरे यूरोप की बात हो रही है, और उसमें क्या मर गया था और क्या पुनर्जीवित हुआ है, किस चीज़ का पुनर्जागरण हुआ है, इस पूरे की पूरी चीज़ को समझेंगे। ऐसा माना जाता है, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि डार्क एज ऑफ यूरोप क्या है। डार्क एज जो मध्यकालीन युग है, जो काल का जो युग है, उसको कई बार कहा जाता है कि वो यूरोप का अंधकार युग है। अंधकार युग उसको क्यों कहा जाता है, किस संदर्भ में कहा जाता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि यूरोप का जो इतिहास, पहले का इतिहास जो रहा है, चाहे आप उसमें ग्रीक हिस्ट्री की बात करें, ग्रीक सिविलाइजेशन का इतिहास जिसे हम यूनानी सभ्यता का इतिहास कहते हैं, या फिर आप रोमन एम्पायर की इतिहास देख लें, तो ये जो पीरियड हुआ करता था उस समय जो पूरा का पूरा यूरोप है, ये काफ़ी कल्चरली रिच था। यहाँ पे साइंस का काफ़ी डेवलपमेंट होता था, आर्ट का काफ़ी डेवलपमेंट होता था, इनका कल्चर बहुत रिच था। यहाँ पे साइंटिफिक बातें की जाती थी। यहाँ पे आस्था के अंदर या धर्म की जकड़न में नहीं था पूरा का पूरा समाज, वो विवेकपूर्ण बातें किया करता था, और धर्म के आधार पर किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ करते थे। हालांकि पूरी तरीके से ये बातें हर आधार पे तथ्यात्मक तौर पे सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दौर जो है उसको आप पैंट ब्लैक कर दोगे या फिर उसको पैंट वाइट कर दोगे, ऐसा भी नहीं होता। हर एक दौर में कुछ ना कुछ अलग अलग शेड्स होती हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये जो क्लासिकल जो एरा हुआ करता था ये बहुत ही अच्छा था यूरोप के इतिहास का। और इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आया जब ये जो रोमन साम्राज्य है इसका जब अंत हुआ 476 एडी में, उसके बाद का जो समय है उसको माना जाता है कि वो यूरोप के लिए एक डार्क एज था। डार्क एज इन द सेंस कि वहाँ पे न तो आर्ट, कल्चर और साइंस का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे एक पूरे के पूरे समय में जो है लड़ाइयाँ चलती रहती थी, वहाँ पे इग्नोरेंस चलती रहती थी चीज़ों को लेके, वहाँ पे फेमाइन के दौर आते थे, पेंडेमिक्स चलते रहते थे, ब्लैक डेथ जैसे पेंडेमिक्स आए, प्लेग जैसे पेंडेमिक्स आए। तो इसके बाद का जो समय है वो एक अच्छा समय नहीं माना जाता है यूरोप के इतिहास में। और इसके ऊपर हमने एक डिबेट रखी थी कि क्या सच में ये पूरा का पूरा जो दौर है उसको अंधकार युग कह देना सही है या गलत है, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो दौर है उसके बाद में एक परिवर्तन आया, और वो जो परिवर्तन आया, जो परिवर्तन की जरूरत थी, उसी को कहा जाता है रेनेसां का पीरियड, और उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण का पीरियड। बेसिकली जिस बात में ये कहा गया था, मैंने आपसे बात की थी कि पूरे के पूरे दौर में जो मध्यकाल का जो युग है उसमें पूरा का पूरा यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की जकड़न में था। क्रिश्चियनिटी जो है वो अलग तरीके से क्रूसेड्स होते थे, पोप के पास जो है पावर वो अनलिमिटेड हो गई थी, पोप ने जो कह दिया वो सही है और बाकी ने किसी ने कहा वो गलत है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो धर्म जिसमें आस्था ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था, और उसके बाद रीजन की कोई बात नहीं करता था, साइंस की डेवलपमेंट की ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसके बाद आर्ट और कल्चर जो पहले के समय पे था उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। पहले के समय जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हुआ करते थे, जैसे सोक्रेटिस, अरिस्टोटल और मतलब प्लेटो जैसे पहले फिलोसोफर्स हुए थे, वैसे फिलोसोफर्स का होना बंद हो गया, ऐसी बातों का होना बंद हो गया, रिपब्लिकन आइडियाज़ की बात होनी बंद हो गई। ये सारी चीज़ें जो हुई ये बंद हो गई। तो उसके बाद एक दौर आया जिसमें इन सभी आइडियाज को फिर से पुनर्जीवित करने की बात हुई, और वो पुनर्जीवित करने की बात ही जो है वही जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ, उसको रेनेसां का मूवमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ए पीरियड ऑफ रीबर्थ ऑफ आर्ट, साइंस, फिलोसॉफी, लिटरेचर एंड
कल्चर, इन सभी चीज़ों का जो रिबर्थ है उसी को क्या कहा जाता है, रेनेसां का मोमेंट कहा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे पुनर्जागरण किसका है, पुनर्जीवन किसका है, इन सभी पहलुओं का है, इन चीज़ों का है, समाज में चेतना का पुनर्जागरण है यहाँ पे, ना केवल किसी मनुष्य के जागने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। तो इस दौर में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर, ऑथर्स, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू इस पूरे के पूरे समाज को फिर से एक नई चेतना देने की कोशिश करी है, नई रीजनिंग देने की कोशिश करी है, और जिसकी वजह से आपको ये जो पूरा का पूरा दौर है ये युग परिवर्तन वाला दौर देखने को मिलता है। इसीलिए इस रेनेसां को कहा जाता है ए ब्रिज बिटवीन द मिडल एज एंड द मॉडर्न एज। और कई सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अगर रेनेसां का पीरियड ना हुआ होता तो हो सकता है कि अभी भी हम मध्यकाल में जी रहे होते और आधुनिक काल में हमारी एंट्री हुई ही ना होती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एज ऑफ इनलाइटनमेंट हुआ है, जैसे रेनेसां का पीरियड हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे बड़े इवेंट हैं जिनकी वजह से हम जो है मध्यकाल से आधुनिक काल में एंटर कर पाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक बात ये भी है, कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ये जो रेनेसां का पीरियड है इसको बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट किया गया है। ऐसा कहा गया है कि इसी टाइम पे ये आंदोलन चला है, जबकि ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में बिल्कुल ही नहीं चलता था। मध्यकाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको हम अर्ली रेनेसां कह सकते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्या बिल्कुल ही डार्क एज में कुछ भी विकास नहीं हुआ है आर्ट, कल्चर और साइंस का, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो पीक टाइम है, अगर आप बात करें 1350 से लेकर 1550 के बीच का जो टाइम है वो सबसे पीक टाइम था, और उस समय सबसे ज्यादा चीजें जो हैं इस फील्ड में करी गई। मतलब आर्ट, कल्चर और साइंस की फील्ड में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी दौर में हुआ। इसीलिए ये जो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच का जो टाइम है इसको रेनेसां का पीक टाइम कहा जाता है। ठीक है, तो रेनेसां जो है उसकी बात अब हम करते हैं कि क्या कुछ इस आंदोलन में, इस मोमेंट में घटित हुआ। बात करते हैं कि 14th सेंचुरी के बीच में जो ये आंदोलन है इसकी शुरुआत होती है ह्यूमनिज्म के आंदोलन से, जो कि शुरू हुआ था इटली में। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है, ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या है? ह्यूमनिज्म का मतलब है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो ह्यूमन सेंटर होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। इंसान को केंद्र में रख के ही सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो अपने यूनिवर्स का सेंटर है, और उसको इंसानियत को एक तरीके से एम्ब्रेस करना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स को हमें एक तरीके से एम्ब्रेस करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे क्लासिकल आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, साइंस को, इन सभी चीज़ों को हमें महत्व देना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को, उसके टैलेंट को हमें एक तरीके से सम्मान देना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे होने लगी, पहले इतनी ये बातें होती नहीं थी, किसी को भी, किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट के ज़्यादा कदर होती नहीं थी। कोई व्यक्ति अगर साइंस की फील्ड में कोई ज़्यादा काम करता है तो उसे किसी भी तरीके का कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था, उसको उसमें एक तरीके से उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई यहाँ पे कोशिश नहीं की जाती थी। तो इस दौर में ये धीरे धीरे आंदोलन जब शुरू हुए, और आप जानते हैं कि जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसमें जो भी सत्ताधारी चीज़ें व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे आज के समय जैसे रिपब्लिक हो, तो उसमें उस लीडरशिप ग्रुप को उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ता है। चाहे आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे, चाहे आप इनाम राशि रखेंगे, ये सब कौन करेगा? ये तो लीडरशिप ग्रुप ही करेगा। तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था, और वो आगे हुआ भी। उसके बाद एक प्रिंटिंग प्रेस जो है उनकी शुरुआत हो गई थी। 1450 के आसपास जो है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से क्या है कि कम्युनिकेशन बढ़ा। लोगों के पास जो नॉलेज को अटेन करने का जो रास्ता है वो क्या है, वो पढ़ सकते हैं। अगर किताबें ही नहीं होंगी उनके पास पेपर ही नहीं होगा, उनके पास प्रिंटिंग ही नहीं होगी, तो उनके पास वो जरिया क्या होगा कि वो दूर दूर के लोगों की विचारधारा को समझ पाएं, उनकी फिलोसॉफी को समझ पाएं, उनके आइडियाज़ को समझ पाएं, और देख पाएं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो उनका जो दायरा है वो कैसे बढ़ेगा? तो दायरा बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, और कम्युनिकेशन होने के लिए उनके पास बुक्स होना जरूरी था, जिसके लिए प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसलिए भी ये जो दौर है उसमें रेनेसां को काफ़ी एक पुश मिला इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। उसके बाद एक बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि फ्रैंसिस्को पेट्रार्क जो है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले जो डार्क जो एज है, डार्क एजेस वाला जो शब्द है उसको कॉइन किया था। और ये व्यक्ति था, ये इटालियन व्यक्ति था, स्कॉलर था। इसने कहा कि जब इसने लिटरेचर को पढ़ा, 14th सेंचुरी तक का जो लिटरेचर इसने पढ़ा 5th सेंचुरी से लेके, तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही खराब दौर रहा है पूरे के पूरे यूरोप का। हमने जब क्लासिकल दौर को पढ़ा, क्लासिकल टाइम को पढ़ा, तो वहाँ पे होमर जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने पोइट्री लिखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी
इलियाड और ओडिसी जैसी, उसके वाला वर्जिल जैसे लोग हुए हैं, बड़े बड़े महान फिलोसोफर्स हुए हैं, प्लूटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, यहाँ पे पाइथागोरस, यूक्लिड जैसे मैथमेटिशियंस हुए हैं। तो इन लोगों को इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने कहा कि ये जो बीच का पीरियड रहा इसमें क्या हुआ, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है लिटरेचर में। तो बहुत सारी चीज़ों में इसकी इग्नोरेंस भी थी, लेकिन फिर भी इसने जो बातें कही वो कुछ हद तक सही थी। और उसकी बातों से और भी लोग, बोकाक्सियोर, ये सब लोग जो है ये भी इस चीज़ से बिलीव करते थे। और इन्होंने कहा कि हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रीक और रोमन कल्चर और वैल्यूज़ हैं, हमें उनको रिन्यूअल करने की ज़रूरत है, हमारे ट्रेडिशन को हमें फिर से पुनर्जागृत करने की ज़रूरत है, हमारा तो बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। ये बात इन लोगों ने दोनों ने कही। तो इसके बाद और भी कई सारे लोग आए, बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, जो इस बात में बिलीव करते थे, उन लोगों ने आया और उन्होंने कहा कि आप बात तो ठीक कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को पुनर्जीवित करना चाहिए। लेकिन आर्टिस्ट लोग जो हैं वो अपनी जगह बैठ के इस चीज़ को पुनर्जीवित नहीं कर सकते थे। उसमें किसी ना किसी का, बड़े परिवार का, जो रसूखदार परिवार है या जो कोई लीडरशिप में है, कोई बड़ा एक तरह से पॉलिटिशियन हो या कोई बड़ा राजा हो, उसकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसकी ज़रूरत के लिए किसने सबसे आगे कौन आया, वो आई मेडिसी फैमिली। मेडिसी फैमिली का हम सेपरेटली किसी दिन इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही शाही परिवार हुआ था जिसने 60 साल तक यूरोप के फ्लोरेसेंस वाले इलाके पे राज किया था। इस वाले इलाके में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया और ये लोग जो हैं वो कला, साहित्य और संस्कृति इसको काफ़ी पैट्रोनेज देते थे। आर्टिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा वो रेस्पेक्ट करते थे और उन्होंने इस मोमेंट को सबसे ज़्यादा एक तरीके से बैक किया। और यहीं से ये जो रेनेसां का जो आंदोलन है ये शुरू हुआ है फ्लोरेंस में, इटली में। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि रेनेसां शुरुआत कहाँ हुई, आप यूरोप में किस जगह से रेनेसां शुरू हुआ, तो इटली से शुरू हुआ। इटली में फिर जब इन मेडिसी फैमिली ने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाया अपने दरबार में और कहा कि हमें हमारी जो पुराने कल्चर और पुराने ट्रेडिशन है, जिसमें ग्रीक सभ्यता हो चाहे हमारी रोमन सभ्यता हो, उसके पूरे के पूरे कल्चर को पुनर्जीवित करना है। तो उसमें बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, पॉलिटिशियंस आए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस पूरे के पूरे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन में हम पार्टिसिपेट करेंगे और चीज़ों को फिर से ये जो ह्यूमनिज्म का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएंगे, इंसान की वैल्यू करेंगे, उसकी आर्ट की वैल्यू करेंगे, उसके साइंटिफिक आइडियाज़ की बात करेंगे, उसकी रीजनिंग की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये बातों को कहा। तो ये बातें हुई। उसके बाद ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे जो ये मूवमेंट है ये आगे बढ़ने लग गया और मेडिसी फैमिली ने जब इनको पैट्रोनेज दी उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन करके मिलान, बोगोना, फेरारा, वेनिस, रोम, इन सभी जगहों पे ये फैलने लग गया। और ये जो आइडियाज़ हैं आते आते 15वीं शताब्दी आते आते पूरे के पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल गए। तो बेसिकली शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद यहाँ पे फ्रांस पहुँचा, फ्रांस के बाद ये यहाँ पे जो जर्मनिक स्टेट्स हुआ करते थे यहाँ पे इनका एक तरह से रीच हुई। फिर आगे चल के यहाँ पे धीरे धीरे करके हर जगह पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट बढ़ेगा। इटली में जो आंदोलन था वो ज़्यादातर बेस्ड था चित्रकला और उसके अलावा आप जानते हैं जो स्थापत्य कला है इसके ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, इन चीज़ों पे ज़्यादा ये पूरा का पूरा बेस्ड था। अगर आप इंग्लैंड में जाके देखेंगे तो वहाँ पे राइटिंग के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था कि जो रिवाइव करना है हमारी पुरानी सभ्यता को, तो वहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स हुए, यहाँ पे बड़े बड़े एक तरह से चित्रकार हुए, जहाँ पे लियोनार्डो दा विंची, आगे चल के माइकल एंजेलो, ये लोग हुए हैं। तो इन सभी की बातें हम अब धीरे धीरे करते हैं कि कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने रेनेसां का जो महान आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया और ये जीनियसेस कौन कौन थे। यहाँ पे बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे, यहाँ पर माइकल एंजेलो दिखेंगे, लियोनार्डो दा विंची दिखेंगे, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर दिखेंगे, यहाँ पे आपको गैलीलियो गैलीली दिखेंगे, यहाँ पे आपको कोपरनिकस दिखेंगे साइंस की फील्ड में। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सभी को तो नहीं पढ़ सकते, राफेल जैसे बड़े बड़े यहाँ पे पोइट हुए हैं, सॉरी चित्रकार हुए हैं, तो सबको तो नहीं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग काम किए हैं, चाहे कोई फिलोसोफर हो, कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर हो, कोई यहाँ पे राइटर हो, कोई चित्रकार हो, कोई स्थापत्य कला का बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई वैज्ञानिक हो, चाहे कोई मैथमेटिशियन हो, सभी लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है और इस फील्ड को, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया है ताकि पूरे के पूरे यूरोप का एक तरीके से चेतनात्मक आगे इजाफा हो और उनकी चेतना को जागृत किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची और ये जो जितने भी आर्टिस्ट मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, रेनेसां मोमेंट है, इनके मैं सेपरेटली बायोग्राफी कवर करूंगा तो उसमें इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उनका एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इन्होंने रेनेसां के इस पूरे के पूरे मोमेंट में क्या
अपना योगदान दिया है। इनकी दो पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बहुत सुनी होगी, मोनालिसा का नाम सब ने सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोनालिसा की ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बनाई और आज भी दुनिया की सबसे सबसे अच्छी पेंटिंग्स में से एक ये मानी जाती है मोनालिसा की। और द लास्ट सपर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का इन्होंने चित्रण किया है कि किस तरीके से जीसस क्राइस्ट अपने क्रूसिफिकेशन से पहले अपने जो अपोस्टल्स होते हैं, अपने जो शिष्य होते हैं, उनके साथ अपना लास्ट जो है भोजन ग्रहण करते हैं और उस समय ये बता देते हैं कि 1 या 2 दिन बाद, कल मतलब 24 घंटे पहले शायद ऐसा होता है कि कल मेरा जो है यहाँ पे क्रूसिफिकेशन हो जाएगा। तो इनके जो अपोस्टल्स होते हैं वो काफ़ी इससे घबरा जाते हैं और उनका जो यहाँ पे भावार्थ है चेहरे पे अलग अलग लोगों का, वो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची ने चित्रण किया है। और इनके जो इस समय की जो पेंटिंग्स हैं, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची की हो, माइकल एंजेलो की हो, राफेल की हो, उसमें जो कलर्स हैं वो कितने शानदार आपको दिखेंगे। देखिए कितने चटक कलर हैं और डिटेलिंग आपको बहुत ही जबरदस्त शानदार दिखेगी हर एक चीज की। तो ये बड़े बड़े चित्रण हैं और ये आज भी आपको रोम के जो म्यूजियम है वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ना केवल लियोनार्डो दा विंची जो है ये एक अच्छे पोएट थे, बल्कि एक अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे बहुत ही अच्छे इन्वेंटर थे। इन्हों को रेनेसां मैन कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सेल्फ मेड मैन थे। हर चीज़ में ऐसे जीनियस थे जो इन्होंने हर चीज़ खुद को खुद ही पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं पे जाके बहुत अच्छी जाके एजुकेशन ली हो और वहाँ पे जाके इन्होंने अपना आर्किटेक्ट मतलब बहुत इनके गुरु जो हैं उन्होंने ऐसा पॉपुलैरिटी मिली हो, लेकिन ये खुद अपने सेल्फ मेड व्यक्ति माने जाते हैं। इनके बारे में हम सेपरेटली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनकी ये जो पॉपुलर इनका ये चित्रण है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो आते हैं वो माइकल एंजेलो हैं और माइकल एंजेलो को माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिगर हैं पूरे के पूरे वेस्टर्न आर्ट की हिस्ट्री में। ये बहुत अच्छे पेंटर और बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट थे, इतने गजब के पोएट थे, इंजीनियर थे। इनको ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन द ओल्ड टाइम माना जाता है। इनके जो पेंटिंग्स हैं उसमें स्टैच्यू ऑफ डेविड, स्टैच्यू भी बनाते थे, पेंटिंग्स भी बनाते थे। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ एडम, इनकी हम सीधी यहाँ पे ही बात कर लेते हैं। देख लीजिए, मोनालिसा के बाद जो सबसे पॉपुलर पिक्चर्स हैं वो डेविड की पिक्चर है। जो डेविड जो बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी इन्होंने पिक्चर बनाई है। उसके अलावा ये इनकी जो पिक्चर है ये इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी वो किया है, जिसमें इसको इस पिक्चर को माना जाता है क्रिएशन ऑफ एडम। एडम जो पहले व्यक्ति माने जाते हैं पूरे विश्व में, जो कि आप जानते हैं जो अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो या जो आपका जुडाइज्म हो, वो मानते हैं कि एडम जो है, आदम जो है वही पहले क्रिएचर थे पूरे के पूरे विश्व में। तो एडम की जो क्रिएशन है उसके ऊपर किया। और उसके बाद जो वेटिकन सिटी का जो पॉपुलर चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, जो कि बहुत पॉपुलर है आज भी, उसकी जो छत है उसका पूरा का पूरी पेंटिंग और चित्रण जो है वो माइकल एंजेलो ने किया है। और ये ना केवल एक वो थे पेंटर थे, बाकी फिलोसोफर भी थे। बहुत अच्छी बातें ये कहा करते थे। इनकी भी बायोग्राफी हम कवर करेंगे, उसमें हम समझेंगे। तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटर आते हैं राफेल। राफेल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। और माना जाता है कि राफेल जो है उस दौर में तो इन दोनों से ज्यादा पॉपुलर थे। ये तो वो 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के वाला दौर आया जिसकी वजह से लियोनार्डो दा विंची को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, फिर माइकल एंजेलो को मिली। लेकिन जब ये जिस दौर में ये जिंदा रहे थे उस समय पे राफेल का कोई तोड़ नहीं था। इनको बहुत पसंद करते थे, इनकी बहुत गजब की फैन फॉलोइंग थी और ये बहुत जबरदस्त मॉडल्स और ये वो बनाया करते थे, पिक्चर्स बनाया करते थे, जिसमें द स्कूल ऑफ एथेंस, ये बहुत पॉपुलर पिक्चर है जिसमें हमने भी इसको पिक्चर को बहुत सारे वीडियोज़ में इस्तेमाल किया है, जिसमें हम ये दिखाया गया है कि जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो कितने महान फिलोसोफर थे। क्या लंबी लिस्ट है उनकी, जिसमें आपको अरिस्टोटल, यहाँ पे प्लेटो, यहाँ पे सोक्रेटिस जैसे बड़े बड़े लोग दिखेंगे, यहाँ पे इक्लुइड, हीरोन, उसके अलावा आपको पाइथागोरस जैसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस दिखेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े पुराने एस्ट्रोनॉमर दिखेंगे। तो ये पूरे के पूरा चित्रण इन्होंने इस तरीके से दर्शाया है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है वो कितना गजब रहा है। हम फिलोसॉफी में, आर्ट में, मैथमेटिक्स में, साइंस में कितने अग्रणीय थे। तो जो मोटिवेट करता है लोगों को कि हमें भी रीजन की तरफ देखना चाहिए, विज्ञान की तरफ देखना चाहिए, फिलोसॉफी की तरफ देखना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि हम वॉर में, सिविल वॉर्स में, लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। हम सिर्फ एक रिलीजन के ऊपर झगड़ रहे हैं, उसकी आस्था में घुसे हुए हैं और हम
किसी भी तरीके से जो हमारी कुप्रथाएं हैं उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसमें इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। उसके अलावा सिस्टियन मेंडोना की इन्होंने पिक्चर बनवाई। उसके अलावा ट्रांसफिगुरेशन जो एक क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है, जिसमें जो जीसस क्राइस्ट हैं अपने होली स्वरूप को दिखाते हैं अपने अपोस्टल्स को कि क्या वो स्वरूप है, जैसे कि ईश्वर अपना विराट रूप जिस तरह से दिखाते हैं उस तरीके से इन्होंने इसका ट्रांसफिगुरेशन का भी चित्रण इन्होंने बहुत ही गजब का किया है राफेल ने। तो ये तो हुई इन लोगों की बात जो चित्रकार थे बहुत मशहूर, और भी बहुत सारे हुए हैं, उनकी भी हम सेपरेटली धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़े फिगर जो आते हैं वो विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आप जानते हैं इंग्लैंड से थे, और इंग्लैंड में रेनेसां का जो पीरियड है वो पहुंचता है 15th सेंचुरी में, और आगे चल के 17th सेंचुरी तक जो है रेनेसां का पीरियड यहाँ पे चलता है। और आप जानते हैं कि इटालियन जो रेनेसां है वो ज़्यादातर चलता था आर्ट और विजुअल आर्ट के ऊपर, जो उसके ऊपर चलता था, जैसे कि चित्रकला है, स्थापत्य कला है। लेकिन जो इंग्लिश रेनेसां है उसका जो फॉर्म है वो मेनली चलता है लिटरेचर और म्यूजिक के ऊपर। यहाँ पे जो ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा कला के ऊपर जिस कलाओं पे काम हुआ वो था लिटरेचर और म्यूजिक। और इस लिटरेचर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इंग्लिश लिटरेचर के दौर में वो थे विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर को माना जाता है कि वो ग्रेटेस्ट राइटर हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आप जानते हैं कि पहले के दौर में जब पूरा का पूरा रोमन अम्पायर हुआ करता था उस समय तो मेन भाषा जो है वो लैटिन हुआ करती थी, लेकिन लैटिन भाषा उस पूरे के पूरे यूरोप में उसी तरीके से थी जैसे भारत में संस्कृत जो है वो आम लोगों की भाषा नहीं थी और उसको आम व्यक्ति समझ नहीं सकता था, वो मुश्किल भाषा थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे लैटिन भी मुश्किल भाषा थी और वहाँ पे रीजनल भाषाएं बहुत ज़्यादा चलती थी, और इंग्लिश भी जो है वो लैटिन से ही निकली है। तो जो रीजनल भाषाएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा, उनको भी काफ़ी ज़्यादा आगे चल के पैट्रोनेज दी गई। और आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं और उनकी जो किताबें हैं वो बहुत मशहूर हैं। हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, सोनेट, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत सारों को, और इनके ऊपर तो काफ़ी सारी फिल्में, प्लेज और ये सब बने हुए हैं। तो बहुत गजब गजब का इन्होंने काम किया। इनकी भी बायोग्राफी हम सेपरेटली कवर करेंगे, क्या हाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे काम किया, वो सब बातें करेंगे। निकोलस कोपरनिकस जिनकी बायोग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम दिया। बेसिकली क्या है ये मॉडल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने ही कहा कि जो सूरज है वो सेंटर में है और धरती और बाकी सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसको कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, यानी हीलियो मतलब जो सूर्य जो है उसको सेंटर में मान के इस मॉडल को बताया गया। लेकिन उससे पहले एक मॉडल चला करता था जिसको कहा जाता था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब जियो यानी धरती जो है वो सेंटर में है और धरती के चारों तरफ जो है सूरज चक्कर लगाता है। ये थ्योरी दी थी टोलमी ने, और इस थ्योरी को ही चर्च मानता था। चर्च जो है, रोम का जो कैथोलिक चर्च है, वो इस बात को मानता था कि धरती है वो सेंटर में है और सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो है चर्च की विचारधारा बन गई थी। तो अब इसको, जब इस चर्च की विचारधारा को साइंटिफिकली गलत प्रूव करने की कोशिश की गई और गलत प्रूव किया गया अपनी मैथमेटिक्स और अपनी ऑब्जर्वेशन से निकोलस कोपरनिकस ने, तो इनकी किताब को छपने नहीं दिया चर्च ने। चर्च के खिलाफ हो रखी थी ये बात एक तरीके से। तो चर्च कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी कही हुई बातों के खिलाफ कोई भी जाए और उसके व्यू को कोई चैलेंज करे, उसके व्यू को चाहे कोई साइंटिफिकली गलत प्रूव कर दे। लेकिन चर्च इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चर्च का इतना ज़्यादा प्रभाव था उस दौर में और चर्च के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। इनकी किताब को नहीं छपने दिया। उसके बाद आगे चल के एक और महान वैज्ञानिक आए, गैलीलियो गैलीली। इनकी भी बायोग्राफी कवर कर रखी है हमने। इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। इन्होंने भी इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सही साबित किया और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। इन्होंने टेलीस्कोप का शुरुआत की, इन्होंने अलग अलग जुपिटर की रिंग्स और सैटर्न की रिंग्स इनके बारे में बताया। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि चर्च की विचारधारा के अगेंस्ट थी, लेकिन वो साइंटिफिकली सही थी। लेकिन चर्च इनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट करता है, इनका शोषण करता है और इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है कि आप चर्च के खिलाफ नहीं बोल सकते। चर्च की जो विचारधारा थी उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। चर्च का जो ईगो है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। तो इनको भी हाउस अरेस्ट में डाला गया। लेकिन ये तो है कि इन्होंने जो थ्योरीज दी थी उनको आज भी हम पढ़ते हैं और उनको समझते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन्होंने दी। जो कहा जाता है कि इन्होंने मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न फिजिक्स में इतना सारा काम कर दिया था, उसी के पदचिन्हों पे आगे चल के न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने काम किया है, गैलीलियो गैलीली के ही काम के आगे।
उसके बाद और भी काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड के लोग हुए हैं, जिसमें एक हैं इरास्मस, जो हॉलैंड के एक स्कॉलर थे, जिन्होंने नॉर्दर्न यूरोप में इस पूरे के पूरे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को फैलाया। इन्होंने बहुत सारी जो पुरानी ग्रीक जो किताबें थी उनको ट्रांसलेट किया दूसरी भाषाओं में, टेस्टामेंट्स को। उसके अलावा रेन डेस्कार्ट्स से जो है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी कहा जाता है, इनके बारे में जल्दी ही हम बायोग्राफी कवर करेंगे, क्योंकि हमारी फिलोसोफर्स की जो बायोग्राफी वाली प्लेलिस्ट है वो अभी रुकी हुई है कुछ टाइम से, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस तरीके से फिलोसॉफिकल एंगल से लोगों को जागरूक किया, समझाया, चीज़ों को रीजनिंग देने की कोशिश करी। उसके अलावा ये मैथमेटिशियन भी थे जिन्होंने एनालिटिकल जियोमेट्री है इसको इन्वेंट किया था। इनके जो फेमस कोट्स हैं उन्होंने इन्होंने कहा था, इफ़ यू वुड बी ए रियल सीकर आफ्टर ट्रूथ, इट्स नेसेसरी दैट एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ यू डाउट एज फार एज पॉसिबल ऑल थिंग्स। आप दुनिया की हर चीज़ पे डाउट करो, आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, चर्च कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आप उस पर डाउट करो। और डाउट करोगे तो आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो उनके जवाब आप ढूंढोगे, जवाब ढूंढोगे तो आपकी चेतना है उसका विकास होगा। इसीलिए डाउट एवरीथिंग, और समझो, चीज़ों को समझने का जरिया है डाउट करना, जिज्ञासा को जागृत करना। ये इनका कहने का तरीका था, जिसकी लोगों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन्होंने खुद कहा है कि आई डाउट एवरीथिंग, आई डाउट माई बॉडी, आई ओनली थिंक दैट आई डोंट डाउट इज मीन ऑफ एज ए सब्जेक्ट। मैं खुद एक व्यक्ति हूं, मैं एक सब्जेक्ट हूं, इस चीज के अलावा मैं हर चीज पे डाउट करता हूं कि मेरा वजूद है, मेरा वजूद है, इसीलिए तो मैं किसी चीज़ों पे डाउट कर सकता हूं। और एक ही चीज़ है जिस पे मैं डाउट नहीं कर सकता, वो है ईश्वर। वो सुप्रीम है, वो परफेक्ट हैं, और वो परफेक्ट सब्जेक्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर मैं डाउट नहीं करता। और बाकी हर चीज़ के ऊपर मैं डाउट करता हूँ, और डाउट करने से ही मुझे उन सवालों के जवाब मिलते हैं। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही। ये बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण फिलोसोफर थे। इनके बारे में भी हम जल्दी पढ़ेंगे। उसके अलावा निकोला मैकियावेली, जो इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, इनकी बायोग्राफी हमने कवर कर रखी है, जिसमें हमने द प्रिंस में इन्होंने क्या कुछ कहा है, इनकी फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करी है। इनको रियल पॉलिटिक कहा जाता है कि जो सच्चाई में जो राजनीति है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक प्रिंस को कैसे होना चाहिए, उसको सत्ता में बने रहने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और वो प्रिंस जो है उसका धर्म क्या है, उसकी राजनीति क्या है, उसका तरीका क्या होना चाहिए करने के लिए, उसको किस तरीके की चीज़ों को, विचारधारा को अपनाना चाहिए। तो ये भी ऐसे व्यक्ति थे जिनको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। साथ ही साथ ये रेनेसां पीरियड के एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर माने जाते हैं। तो बहुत सारे और भी लोग रह गए जिनको हम इंक्लूड नहीं कर पाए, उनके बारे में हम सेपरेटली जब उनकी बायोग्राफी कवर करेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। एक थॉमस हॉब्स हैं जिनकी बायोग्राफी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी रेनेसां के दौर के ही फिलोसोफर माने जाते हैं। तो आर्ट, आर्किटेक्ट और साइंस की फील्ड में बहुत सारे काम हुए, और वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं, उनको आप सेपरेटली नहीं देख सकते। जैसे मैंने कहा था, लियोनार्डो दा विंची वो महान एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि स्कल्पचर बनाते थे और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। तो पेंटिंग बनाने के लिए और स्कल्पचर बनाने के लिए इनको लिए वो स्टडी करते थे, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी की स्टडी करते थे, लोगों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ते थे और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते थे, कि ताकि उनका जो काम है वो इस तरीके से प्रीसियस हो, उसका प्रिसिशन हो, कि एकदम एक्यूरेट वो काम कर पाएँ। एक्यूरेसी के लिए वो ह्यूमन बॉडी को इतना ढंग से, डिटेलिंग से अध्ययन करते थे, ताकि उनका काम जो है वो इतना गजब का निखर के आए। उसके अलावा उनके जो कलर है, कॉम्बिनेशन है, वो तो कमाल का था ही था, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी को भी इस तरीके से अध्ययन करते थे ताकि जो रियलिटी के एकदम क्लोज हो। ऐसा नहीं हो कि पहले के समय पे एक दौर ऐसा था जिसमें ऐसे ही तरीके से चित्रण किया जाता था। स्पेशली अगर आप बात करेंगे, कुछ कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जिन सभ्यताओं को बात करेंगे तो आपको ऐसा दिखेंगे कि चित्रण कुछ इस तरीके से कर रखा है जिसमें आप देखेंगे नहीं कि क्या ऐसा रियल स्वरूप होता भी है, कि क्या ऐसे रियल ह्यूमन बींग्स होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो जो ये लोग हैं वो रियलिटी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। रेनेसां पीरियड के जो आर्टिस्ट थे वो रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, रियलिज्म और नेचुरलिज्म में काफ़ी बिलीव करते थे। उसके अलावा जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, चाहे वो गैलीलियो की हो, चाहे कोपरनिकस की हो, चाहे केपलर की हो, इन्होंने भी एक काफ़ी सारे एंगल दिए। काफ़ी सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे जो मैथमेटिक्स के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और डोम्स को जब बनाते थे तो मैथमेटिक्स का सहारा लेते थे। इससे क्या हुआ कि आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा आपको सुधार देखने को मिलता है। साइंटिफिक आइडियाज़ की यहाँ पे ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से
आप जानते हैं कि आने वाले समय में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका आधार भी कहीं ना कहीं इस रेनेसां के आंदोलन ने रख दिया। लोग अगर साइंटिफिक विचारधारा की तरफ सोचेंगे नहीं, रीजनिंग की तरफ सोचेंगे नहीं, सिर्फ धर्म की आंखों से ही चीज़ों को देखेंगे तो वो साइंस का देख ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये भी एक गड़बड़ चीज़ें अच्छी हुई। उसके अलावा बहुत सारे जो आर्टिस्ट और थिंकर्स हैं जिनके टैलेंट को पहले कदर नहीं मिलती थी, अब उनके टैलेंट को कदर मिलने लगी। तो एक जो और आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ उनको। और उसके अलावा एक एज ऑफ डिस्कवरी वाला टाइम भी इसी दौरान आपको देखने को मिलता है। इसको मैंने थोड़ा सा आपको बताया था जब भारत में वास्को डी गामा आया था, भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे, तो 1498 में भारत में आया था। तो वो एज ऑफ डिस्कवरी का दौर था। और एज ऑफ डिस्कवरी में बेसिकली क्या था कि बड़े बड़े शिप्स बनाए गए, जहाजें बनाई गई, उसको भेजा गया उनको अलग अलग रास्ते ढूंढने के लिए। कुछ तो उनकी मजबूरी थी, नीड ऑफ द हावर था, व्यापार करने के लिए उनको भारत आना था, चाइना जाना था। और जो बीच का रास्ता था उसको अरब लोगों ने पूरा सा पूरा बंद कर दिया था। तो वो क्या कर रहे थे कि समुद्री रास्ते खोज रहे थे। उसके लिए बड़े बड़े जो राजा थे, पोर्टुगीज के, स्पेनिश के जो राजा थे, वो उनको जो बड़े बड़े एक्सप्लोरर थे जो कि जहाजों के रास्ते, नए रास्ते ढूंढा करते थे, उनको एक तरीके से पैसा देते थे उनको ढूंढने के लिए। चाहे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका की यात्रा के लिए चले गए, अमेरिका को उन्होंने खोज की। और अमेरिगो वेस्पुसी जो है, जो अमेरिका जिनके नाम पे पड़ा है ये शब्द आज के समय, जिस अमेरिका को हम कहते हैं अमेरिगो के नाम पे है, ये गए। वास्को डी गामा भारत आए। इसी तरीके से कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई यहाँ पे वेस्ट इंडीज गया, कोई आगे चल के इंडोनेशिया गया, कोई यहाँ पे अलग अलग जगहों पे पहुंचा, कोई जापान गया। तो अलग अलग रास्तों से होते हुए जब इन्होंने नए रास्ते खोजे, इसको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इसकी भी हम बात अलग से भी करेंगे कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में क्या कुछ, कभी कब किसने कहाँ खोजा, उसकी अलग अलग बात करेंगे। उसके बाद इसी दौर के बाद इनलाइटनमेंट का दौर भी होता है, जिसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। वो भी शुरू होता है जिसमें जो चेतना है उसको और अलग लेवल पे, मानसिक तौर पर बढ़ाया जाएगा। अब बात करें रिलीजन की, बात करें कि रेनेसां के दौर में रिलीजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और रिलीजन ने किस तरीके से रेनेसां की दौर में ग्रोथ करी। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिलीजन एक बहुत ही पावरफुल फैक्टर रहा है डार्क एज में, और माना जाता है कि रिलीजन की वजह से ही काफ़ी सारे लोग जो हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपनी थ्योरीज को नहीं कर पाते थे। जैसे कोपरनिकस के टाइम पे आपको पता चला कि क्या हुआ, गैलीलियो के टाइम पे क्या चला, उसी तरीके से पहले के दौर में भी ऐसा हुआ है। और उसके अलावा एक लंबा जो पीरियड है वो इस तरीके से चलता रहता था कि पोप की बात ही सर्वोपरि है, उसकी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस दौर में ह्यूमनिज्म की जब बात आई तो चर्च की बातों को चैलेंज किया गया और एक आंदोलन चला, और उस आंदोलन को कहा जाता है रिफॉर्मेशन आंदोलन। रिफॉर्मेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है। प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्ट शब्द से ही बना है, प्रोटेस्ट किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। और मार्टिन लूथर और इनके जो इसी विचारधारा के जो व्यक्ति थे, जो कि ये मानते थे कि रीजन तो हर चीज का होता है। ये एक जर्मन मॉन्क थे, इन्होंने कहा कि भाई आप बताओ, चर्च की जो प्रैक्टिस होती हैं, चर्च जो जो बातें कहता है कि ये करो, बहुत सारे जो पादरी हैं, पोप हैं, वो लोगों को ठगते हैं, पैसा लेते हैं, उनको स्वर्ग की टिकट बुक करने का दावा करते हैं कि आपको स्वर्ग में पहुंचा जाएगा, आप ये कर दो, ये चीज़ें करो, जितना डोनेशन कर दो, चर्च में ये दे दो। राजाओं को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप जाओ और जेरूसलम के ऊपर अटैक कर दो और वहाँ पे जेरूसलम हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपने जो बातें कही हैं, पोप ने कही है ना, ईश्वर तो नीचे आए नहीं, जीसस क्राइस्ट तो नीचे आए नहीं, तो आप जीसस की बातों को ही हमें आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इस बात का हमें तर्क दो, कहाँ से हैं ये बातें, कहाँ से ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जो बातें कर रहे हो इनका कोई आधार नहीं है, और इसीलिए हमें क्या है कि हम बाइबल पढ़ेंगे और हमारा जो खुद का इंटरप्रिटेशन होगा उस आधार पे हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से, और प्रिंटिंग प्रेस वाला भी जो है वो फैक्टर रहा कि प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा हुई तो बाइबल लोगों के पास पहुंची, तो उनके पास ये समझ में आया कि जो भाई पोप जो समझा रहा है, क्या वो बातें एकदम सही हैं क्या? बाइबल में तो ये बातें एकदम से लिखी नहीं हुई हैं। तो पोप जो है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। सिर्फ पोप नहीं, उसके आसपास के बहुत सारे पादरी वो जो है उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी की एक नई ब्रांच यहाँ पे आई, जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी की ही ब्रांच है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिश्चियनिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि क्रिश्चियनिटी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं ओवर द टाइम, और क्रिश्चियनिटी किस तरीके से स्प्रेड हुआ है। दुनिया का आज पहले नंबर का रिलीजन कैसे बना बाई पॉपुलेशन अगर बात करें तो दुनिया की लगभग 32-33% आबादी जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो वो कैसे हुआ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो उसके अलावा स्कॉलर्स का बाद में ये एंड ऑफ रेनेसां की बात करते हैं कि रेनेसां अंत कैसे हुआ। तो 15th सेंचुरी का जब दौर आया तो उस समय जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, इटालियन पेनिनसुला से शुरू हुआ था, वहाँ पर फिर
फिर से एक तो प्लेग आ गया और वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ चलने लग गई और बहुत सारी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अनस्टेबल हो गई। और अनस्टेबल हो गई तो जो लोग कला को पैट्रोनेज देते थे, कला को संरक्षण देते थे, मेडिसी फैमिली हुई या और लोग हुए, वो वीक पड़ गए। उनके पास पैसा नहीं था इतना देने के लिए कि वो आर्टिस्ट को जो पैसा दे सके एक तरह से, ताकि वो सस्टेन कर पाएँ। तो यहाँ से आर्टिस्ट हुए वो लोग जो हैं वो नहीं सस्टेन कर पाए और धीरे धीरे करके फिर से ही वो जो आंदोलन है वो वीक पड़ने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वीक पड़ गया। आगे चल के जब लोगों को समझ में आया तो पर्सनल लेवल पे भी लोग जो हैं अपनी आर्ट और कला और इस क्षेत्र में काम करने लग रहे थे और वो आंदोलन जो है वो कभी अंत, एक तरह से पूरी तरह से अंत कभी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे एक बार इकोनॉमिकल डिक्लाइन वाला टाइम आया। उसके बाद धीरे धीरे आर्ट के ऊपर इन लोगों ने जब पैसा खर्च करना बंद कर दिया, उसके बाद एक और पीरियड आया जिसमें काउंटर रिफॉर्मेशन का दौर आया, जिसमें कैथोलिक चर्च ने एक ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम शुरू किया कि प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को मारो। उन लोगों के खिलाफ इन्होंने अभियान शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन धीरे धीरे हुआ। लेकिन एक लंबे दौर के बाद इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई और प्रोटेस्टेंटिज्म को सेपरेट रिलीजन मान लिया गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पे एक दौर जब आया था तो एक बार ऐसा था कि एक ऐसा पीक दौर भी आया था कि क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक लोग थे वो ज़्यादा उग्र हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे रिलीजन को खतरा है, तो उन्होंने इस तरीके से भी चीज़ें, इस तरह के लॉ भी फ्रेम किए गए जिसमें क्रिश्चियनिटी के पॉप के अगर लॉज को कोई चैलेंज करता है तो उसको मौत तक की सज़ा होती थी। ये चीज़ें हुई। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी आते आते इस आंदोलन के बाद एक और आंदोलन शुरू हो जाता है जिसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। और इस आंदोलन के शुरुआत से ही माना जाता है कि एक नया दौर शुरू हो गया और अब नए तरीके से चीज़ें शुरू होंगी। तो ये रेनेसां का अंत माना जाता है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ, जिसमें आप टेलीग्राम पे वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।